Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the alpha decay, and in previous articles we have already discussed about the observed phenomena of radioactivity. In radioactivity we have already discussed that the radioactive elements emits three types of radiation: alpha, beta, gamma. And now this series of lectures will explain the alpha, beta, gamma radiations and related theory by these articles. So let's start. Today we will discuss alpha decay. अल्फा डिके को शुरू करने से पहले हमें चंद चीज़ों का इल्म होना चाहिए, जो कि सम बेसिक थिंग्स अबाउट द एटम्स हैं. हमें ये इल्म है कि एटम्स हैं, इनके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे होते हैं. अब न्यूक्लियस की जो स्टडी है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं, हमारा कंसर्न न्यूक्लियस से ही है और इसी के टूटने का हम अभी जिक्र करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस number of proton is called atomic mass, and total number of proton present in a nucleus is called atomic number. और हम अल्फा डिके में एटॉमिक मास में चेंज देखेंगे. इसके अलावा एटॉमिक नंबर में भी किसी हद तक चेंज आएगा. मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी मास रखते होंगे. जैसे ही उनकी डिसइंटीग्रेशन होगी, यानी कि न्यूक्लियस उनका टूटेगा, तो अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे और उसी दौरान उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में चेंज भी आएगा. अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक हीलियम पार्टिकल की एग्जांपल दी गई है, दैट इज आल्सो अल्फा पार्टिकल, नोन एज आल्सो अल्फा पार्टिकल. देन हियर इज न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो proton, and when we summarize proton and neutron, then the term will come is called atomic mass, and only the quantity of protons mean positive charges is called atomic number. So next start करते हैं आगे. जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि टाइप ऑफ द डिके इज थ्री टाइप्स: अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके. हमारे पास डिके तीन तरह का होता है: अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके. तो आज हमारा कंसर्न जस्ट अल्फा डिके से ही होगा. इसके अलावा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड थ्योरी हैं. उसमें हम कोलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरी पढ़नी है, गैमो थ्योरी, और इसके अलावा हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ना है. तो पहले आज जस्ट हम अल्फा डिके की बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे. जिस तरह हम ये जानते हैं कि अल्फा, बीटा और गैमा रेज किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अमिट हो रही होती हैं, तो इनकी किसी मटेरियल के अंदर पेंट्रेट करने की पावर एक दूसरे से अलग होती है. जिस तरह ये वाजे है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो हैं, इनकी पेंट्रेटिंग पावर जस्ट एक पेपर शीट तक ही रहती है, पेपर शीट से आगे नहीं गुजर सकती. और इसके अलावा जो बीटा रेडिएशंस हैं वो एल्युमिनियम की शीट तक चली जाती हैं, यानी कि ये पेपर को क्रॉस कर जाती हैं लेकिन एल्युमिनियम की शीट से आगे ये क्रॉस नहीं होती. लेकिन जो गैमा रेज हैं वो एल्युमिनियम की शीट को भी क्रॉस कर जाती हैं. और इसके अलावा जो न्यूट्रॉन हैं, जो गैमा रेज हैं, ये लेड को आगे क्रॉस नहीं करती. लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो लेड की शीट को भी क्रॉस करके आगे गुजर जाते हैं. तो now we are going to discuss about the alpha decay process. First of all, we have to know that this is the disintegration process, and this is a kind of nuclear process in which nucleus suddenly emit up particles. Maybe this particle is alpha particle, beta particle and gamma radiation, and also sometimes neutrons also emits. So as we seen already that
this process suddenly starts and this process spontaneously and this process is automatically startable. ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो रहा होता है और यही प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी होगा, और जैसे ही ये स्टार्ट होता है इसको हम तीन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गैमा डिके होता है। अब जब अल्फा डिके होगा तो उस वक्त हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो टोटल 4 होंगे जो कि इस पेरेंट्स न्यूक्लियस में से निकल जाएंगे, और इसी दौरान जो 4 न्यूक्लियन हैं उनमें 2 न्यूक्लियन जो हैं वो न्यूट्रॉन होंगे और 2 ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि टोटल जो मैस होगा वो 4 टाइम डिक्रीज होगा, जो टोटल एटॉमिक नंबर होगा वो 2 यूनिट्स डिक्रीज होगा, और उसके साथ ही एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा जो कि हीलियम पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है। देखें यहाँ पे 4 मैस जो 4 यूनिट मैस डिक्रीज हो रहा है वही हीलियम का एटॉमिक मैस, और इसी तरह जो 2 टाइम डिक्रीज आ रहा है एटॉमिक नंबर में वो एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम है। तो इस तरह ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट भी है, द रेडियो एक्टिव डिके इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस emit alpha particle and thereby transform into nucleus mass having reduces by 4 and charge reduces by 2, और इसी को हम अल्फा डिके का नाम देते हैं, और इसी तरह हम ये कहते हैं कि ये हीलियम का एक एटम है। और इस दौरान जो हीलियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो 4 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जो ए है वो एटॉमिक मैस है और जी जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और ये पेरेंट न्यूक्लियस के, और यही इसी ने डिक्रीज होने के बाद एक डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना है जिसके ऊपर 4 यूनिट्स एटॉमिक मैस में से लेस हो जाएंगे और 2 यूनिट जो हैं वो प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर में से लेस हो जाएंगे। हम इसके सम एग्जांपल्स देखते हैं तो देखें जो हमारे पास यूरेनियम 238 है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, जैसे ये अल्फा डिके में कन्वर्ट होता है तो ये TH234 में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 90 और साथ ही एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाता है। और इसी दौरान देखें कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी होल्ड करता है कि देखें 90 + 2 इज इक्वल टू 92 विच इज़ अ मैस ऑफ यूरेनियम atomic number of the uranium atom, and also in second example radon having life of 1600, और इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। ये जैसे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक इक्वेशंस, और इसी तरह जो इसका एटॉमिक मैस है वो 4 यूनिट्स लेस हो जाता है, और इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एमिट हो रही होती है। और इस दौरान ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैवी न्यूक्लियस हैं जो टूटकर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उस दौरान ये रेडिएशंस खारिज करते हैं अल्फा डिके की फॉर्म में। इसके अलावा बीटा डिके के फॉर्म में भी होता है, लेकिन हम जो कि अल्फा डिके की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हैवी न्यूक्लियस हैं जो कि अल्फा डिके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट इसकी 2 एग्जाम्पल देखी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि अल्फा डिके शो करवाते हैं। तो अब हमने देखना है कि अल्फा डिके होता क्यों है, इसकी खास रीज़न क्या है। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो क्यों अनस्टेबल होते हैं, इसके अलावा छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं जिनका एटॉमिक मैस बहुत कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बड़े अनस्टेबल होते हैं, छोटे जो है वो स्टेबल होते हैं। अब देखें कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं। अब उसके अंदर 2 टाइप्स के फोर्सेस हम अभी डिस्कस करते हैं। एक तो उसके अंदर कोलम्बिक फोर्सेस है विच इज़ द लॉन्ग रेंज फोर्सेस, एंड सेकंड फोर्स इज़ न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ये 2 प्रोटॉन्स के ये 2 न्यूक्लियॉन्स के दरमियान है। इसके अलावा जो कोलम्बिक फोर्स है जो कि रिपल्सिव फोर्स है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अब जो शॉर्ट रेंज फोर्स है ये 2 न्यूक्लियस को आपस में ग्रिप में रखती है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक बाइंड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कोलम्बिक फोर्स की फॉर्म में है,
ज़ाहिर है कूलम लॉ ये हमें बताता है कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। अगर दो चार्जेस डिफरेंट हैं तो फिर उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अगर दो चार्जेस सेम हैं तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स होगी। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन हैं, दो यानी कि बहुत सारे प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगी। अब रिपल्सिव फोर्स जो है ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उनको आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। यानी कि जो कोलम्बिक फोर्स है ये न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन का सबब बनती है, और इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए चाहिए होती है। तो देखिएगा, अब जब भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बहुत ही ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है फिर ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स चूँकि ये शॉर्ट रेंज है और ये फिर कम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी एक न्यूक्लियस को बांधने के लिए, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में अगर देख लें तो जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो हमें मोस्टली अनस्टेबल नज़र आते हैं, स्टेबिलिटी उनकी बहुत ही कम होती है और वो खुद ब खुद ही डिके होते रहते। तो यहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन है कि जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू break up a nucleus, or we can say that the particle into its individual subparticles is required called binding energy force। तो binding energy force is directly proportional to atomic mass, और इसी तरह जो repulsive force होती है वो भी directly proportional होती है atomic number into atomic number -1 के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे ये वाला फैक्टर हमारे पास बढ़ता जाता है उसी तरह कोलम्बिक फोर्स भी बढ़ती जाती है, और जिस तरह जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ये वाली फोर्स भी बढ़ती जाती है। अब तो देखिएगा कि न्यूक्लियाई विच कंटेन 200 और मोर न्यूक्लियंस आर सो लार्ज, बहुत ये बड़ा होगा। और इसी तरह जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स होगी दैट होल्ड टुगेदर इज अनएबल टू काउंटर बैलेंस द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ देयर प्रोटॉन। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ये न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये उसको बाइंड करने से कासर होती जाएगी, ये कम होती जाएगी। लेकिन उसी के मुकाबले में जो फोर्स है कोलम्बिक फोर्स वो ज़ाहिर है उसका काम ही न्यूक्लियंस को आपस में करीब नहीं आने देना, ये उसका काम है। तो फिर उसकी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसी तरह ये न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता जाएगा। मोस्टली इसके लिए जो रेंज है अल्फा डिके के लिए वो जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो 160 से अबव हो वो मोस्टली अल्फा डिके प्रोसेस शो करवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ का इसके साथ क्या कंसर्न है, तो देखिएगा हाफ लाइफ का हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल में। जब हमने ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखा था तो उसमें हमने ये फार्मूला ड्रा किया था कि n इज इक्वल टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी। अब ये वाला जो है n और एन नॉट इन दोनों में डिफरेंस है। एन नॉट ये उस वक्त नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के ये इनिशियल स्टेट के ऊपर है, जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है, जब कोई भी यहाँ से डिके प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। और ये वाला जो एन है ये उस वक्त है जब कोई ख़ास वक्त रख लें कि जब ये प्रोसेस डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और किसी भी लम्हे में भी वो 5 दिन हो, 10 दिन हो, 10 मिनट हो या 10 साल हो, जो किसी भी वक्त आप चेक करें तो ये वाले जो उसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो n होंगे। अब ये वाला फार्मूला हमने पहले ड्रा किया, अब इसी फार्मूले को आगे हमने जो कन्वर्ट कर देना है हाफ लाइफ के ऊपर। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है कि वो टाइम है, वो टाइम पीरियड है जिसमें किसी भी न्यूक्लियस के एटम्स की तादाद हाफ रह जाती है। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हाफ रहने में उसको हम हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट का नाम देते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम थे, अब ये भी याद रखें एन नॉट को हम टोटल नंबर ऑफ एटम कह सकते हैं। तो ये हाफ रह गए और इसी तरह ये वाली वैल्यू उसी तरह रह गई और इसको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो टी था यहाँ पे टाइम था इसको हमने हाफ टाइम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यानी कि ये लॉग करने के बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ये सारा हमने वहाँ पे ड्रा किया हुआ है। और इसी तरह जो लैम्डा है ये डिसइंटीग्रेशन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिके कहलाता है, और सॉरी इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। और
फिजिकली ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम के बारे में आगाह करता है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के बारे में। तो इस तरह जो हमारे पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा डी टी। अब टाइम में चेंज आ रहा है तो इसीलिए हमने इसको लैम्डा डी टी का नाम दे दिया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाइफ है, हाफ लाइफ इज अ क्वांटिटी विच कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी मेजर कर सकते हैं। और अब देखते हैं क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू के साथ इसका क्या लिंक है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। जिस तरह के आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है, और इसी को अगर हम मैस जो है इसको कन्वर्ट कर दें मैस डिफेक्ट में तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की टर्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो टर्म मैस डिफेक्ट यूज़ हुई है ये क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये हमारा डेली एक्सपीरियंस है, जब भी हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम किसी भी न्यूक्लियस के इंडिविजुअली मैस निकालते हैं और इसके अलावा जब हम उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स का मैस निकालते हैं तो इन दोनों की जो कंडीशन उनमें डिफरेंस आ जाता है। यानी कि जब हम जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन हैं तो प्रोटॉन का मैस निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू जी, और जी अगर जी हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर कर, अगर 10 है तो एक प्रोटॉन को जितने हमारे पास मैस है प्रोटॉन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी तादाद होगी। इसी तरह ये हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद होती है और एम एन न्यूट्रॉन का मैस होता है, और न्यूट्रॉन जितने भी मौजूद हैं उनका मैस निकाल लें तो इन दोनों को सम करते हैं। जैसे ये इन दोनों का सम, यानी कि हम तो इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद हम मैस निकाल लेते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल मैस होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इंडिविजुअल मैस और जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर अवेलेबल हैं न्यूक्लियस के अंदर उन सब का मैस अलग निकाल लें, और इंडिविजुअल मैस जो होता है इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस आ जाता है जिसको हम मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन में। जब बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखें मैस हमारे पास है, मैस को हमने सेपरेट कर लिया, एनर्जी सी स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, और ये हमारे पास जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 931 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे थे, क्योंकि ये वाला मैस जो होता है ये AMU में होता है, और AMU मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आता है, और इसी को हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रेजेंट करते हैं और साथ ही इसको हम मैस डिफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एनर्जी जो आती है इस एनर्जी को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। तो आगे हम देख किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारी हेल्प करती है। बात करते हैं क्यू वैल्यू की या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन असल में होता क्या है। सो बेसिकली इट इज़ अ डिफरेंस किन चीज़ों में, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, अब उन सब की जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अलग निकालें, प्रोडक्ट की एनर्जी अलग निकालें, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा दोनों की एनर्जीज में उसको हम क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़र और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, तो ये वाली टर्म भी वहीं से उसी तरफ से आ रही है क्यू वैल्यू की तरफ से, यानी कि क्यू वैल्यू से काफ़ी इसका लिंक है। तो देखें सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी है और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में कांस्टेंट होनी चाहिए, दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए दो रिएक्टेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर केमिस्ट्री में देखें, न्यूक्लियर फिजिक्स में देखें, अब डिके में तो रिएक्शन की बात नहीं ना करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारे पास रिएक्टेंट होगा और वही डिके हो रहा होगा। लेकिन अगर हम यही प्रोसेस आर्टिफिशियली करवा रहे हैं जिसको हम ट्रांसम्यूटेशन का नाम देते हैं, कि जब हम खुद न्यूक्लियस रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त हमें दो रिएक्टेंट की ज़रूरत चाहिए होगी। एक हमारे पास होगा टारगेट न्यूक्लियस और एक होता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बहुत ही स्मॉल मैस का होता है, लेकिन जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस होता है वो बड़े साइज का होता है। जैसे ही आकर प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस जो कि टारगेट न्यूक्लियस उसके साथ टकराता है तो टारगेट न्यूक्लियस 2 या 3 हिस्सों में टूट जाता है, यानी कि एक तो उसमें डॉटर न्यूक्लियर निकलते हैं, इसके अलावा आउटगोइंग पार्टिकल्स भी
होते, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा जिसको हमने x का नाम दिया। अब इनिशियली तो वो स्टार्ट किसी भी किस्म की मोशन में नहीं है, क्योंकि मोशन में तो तब भी होगा जब इनका रिएक्शन आपस में होगा, तो ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और इसी तरह इट्स एनर्जी, रेस्ट एनर्जी जो है, रेस्ट पे ज़ाहिर है जब उसकी जो एनर्जी होगी, रेस्ट मैस एनर्जी जो कि एम सी स्क्वेयर की फॉर्म में होती है, तो वो तो होगी एम एक्स सी स्क्वेयर की फॉर्म में होगी। इसी तरह जो फाइनल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट में हमने ये बात कही है कि जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें से 4 यूनिट माइनस हो जाएंगे एटॉमिक मास के, और 2 यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे उसके एटॉमिक नंबर में से, और ये एटॉमिक नंबर पेरेंट्स का है। और इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल होगा वो मोशन की हालत में होगा। इस तरह हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो फाइनल टोटल एनर्जी होगी, अब देखें ये वाली जो एनर्जी है एम वाई सी स्क्वायर, दैट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, एंड दिस इज द एम अल्फा सी स्क्वायर, this is the energy of alpha particle, and this is the rest mass energy, and this is the kinetic energy of the alpha particle when they will be goes into decay process। अब ये हमारे पास दोनों एनर्जी जो है के वाई और के ए, ये काइनेटिक एनर्जी है डॉटर न्यूक्लियस की, और इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल भी है ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस की है, और ये वाली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बात जिस तरह हमने पहले की है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू सेम, दोनों सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ये एक ही रिएक्टेंट है, क्योंकि ये डिके प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए दूसरा हमें रिएक्टेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद ब खुद ही प्रोसेस हो रहा है। ये वाले हमारे पास प्रोडक्ट है, ज़ाहिर है इसमें एक तो आउटगोइंग पार्टिकल जिसको हमने अल्फा पार्टिकल का नाम दिया, दूसरा हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई होगा जिसको हमने वाई का नाम दिया। तो ये दोनों टर्म फर्स्ट वाली जो है ये डॉटर न्यूक्लियाई के लिए हैं, और ये वाली दोनों टर्म किसके लिए हैं, अल्फा पार्टिकल के। ये रेस्ट मास एनर्जी है, और ये दूसरी जो है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर जो है ये हमने रेस्ट मास एनर्जी को एक साइड पे कर लिया, पहले एम एक्स की आगे जो कि टारगेट था जिसको हमने पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम दिया, और इसी तरह ये वाई डॉटर की आ गई, और ये आउटगोइंग पार्टिकल अल्फा की जो रेस्ट मास एनर्जी वो आ गई। अब ये वाली जो टर्म है, जैसे ही हम एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ए कहते हैं और सी स्क्वायर, और इसी को हम क्यू वैल्यू का नाम देते हैं, तो क्यू वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, के वाई प्लस के अल्फा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा, तो क्यू वैल्यू इसके इक्वल चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम में इसके ऊपर किस तरह का डिफरेंस आता है। अब जैसे हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तभी पॉसिबल होगी जब कोई भी न्यूक्लियस मूव कर रहा होगा। अब मूवमेंट तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है वो रेस्ट की हालत में, तो रेस्ट की हालत में उसका जो मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा, और इसी तरह जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम यानी कि प्रोडक्ट का मोमेंटम होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर रखता होगा। अब ये ज़ीरो हो गया, ये उठा के इस तरफ हम ले आए, तो जैसे ही हम इस तरफ लेके आए तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि जो मोमेंटम होगा डॉटर न्यूक्लियाई का वही आउटगोइंग पार्टिकल या जिसे हम फ्रैगमेंट का नाम दें या जिसे हम अल्फा पार्टिकल का नाम देंगे, इनके हालांकि होंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन होंगे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो लीनियर मोमेंटम है वो होल्ड करता है इस अल्फा डिके। डिके की बात हमने की, सबसे पहले तो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी में लेके जाना है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 ओवर एम वी स्क्वायर। इसको मोमेंटम में लेके जाएंगे, तो मोमेंटम के लिए क्या किया कि इसके ऊपर हमने मैथमेटिकली वर्क अप्लाई किया, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m के का स्क्वायर बन गया। अब क्या किया कि जो प्रीवियस हमने इक्वेशन निकाली है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ से के की वैल्यू, के वाई की वैल्यू हमने अलग कर ली, तो के वाई की वैल्यू एम अल्फा ओवर एम वाई के ई के इक्वल आ गई। अब के की वैल्यू जो है पीछे जो हमने क्यू वैल्यू की इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने इसको पुट कर दिया, तो यहाँ से फिर के जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो हम सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम ए ओवर एम वाई। अब हमें पता है कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना है, वो हमारे पास 4 है। इसी तरह जो मास ऑफ द
आउट डॉटर न्यूक्लियस वो हमारे पास A-4 है। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनको सॉल्व किया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी A-4 इंटू Q। अब इसको हमने क्या किया है कि इस टर्म को दूसरी तरफ ले गए, यानी कि Q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली टर्म हमारे पास इस तरह आ गई। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि फॉर अ टिपिकली अल्फा पार्टिकल एमिटर न्यूक्लियस सेज दैट A इज इक्वल टू 200। जैसे ही A हमारे पास 200 के इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आएगी वो हमारे पास 0.98 इंटू Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के इक्वल आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना कि पीछे वाली जो इक्वेशन थी Q इंटू 0.98 ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि जब भी अल्फा डिके हो रहा होगा तो उस दौरान जो एनर्जी होगी यानी कि Q वैल्यू होगी, Q वैल्यू का 98% हिस्सा जो है वो अल्फा डिके के पास होगा। जो एनर्जी होगी Q वैल्यू की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी जो होगी Q वैल्यू में से जो हम निकालते हैं वो 98% कैरी करेंगे अल्फा पार्टिकल और बाकी बचेगी 2%। तो 2% जो होगी वो डॉटर न्यूक्लियस के हिस्से में आएगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी वो हासिल कर लेंगे हम अल्फा पार्टिकल के हिस्से में आएगी, और इसी तरह जो 2% होगी वो आएगी जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके हिस्से में। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की जो रिकॉइलिंग एनर्जी होती है। अब रिकॉइलिंग एनर्जी क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उस वक्त वो गैमा रेडिएशन जब एमिट कर रहा होता है तो उस वक्त जो उसके पास एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम रिकॉइलिंग एनर्जी कहते हैं। बेसिकली जो रिकॉइलिंग एनर्जी होती है ये एटम्स को आपस में बाइंड करके सॉलिड की फॉर्म में बनाती है। तो इसको हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम टिपिकली बात करें तो Q वैल्यू ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिकॉइलिंग की तरफ जाती है। हालांकि ये जो एनर्जी होती है रिकॉइलिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होती है, और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज फार इन एक्सेस ऑफ दैट विच बाइंड्स एटम्स इनटू सॉलिड। के यही जो एनर्जी होती है ये एटम्स को सॉलिड की फॉर्म में बाइंड करती है। अब देखें कि अगर ये सॉलिड की फॉर्म में किसी भी मटेरियल को बाइंड करने की कोशिश कर रही है और जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस होता है अगर तो वो किसी भी रेडियो एक्टिव की सरफेस के करीब है, बिल्कुल सरफेस के करीब है, तो फिर वो उसको सरफेस को छोड़कर निकल जाएगा। अगर उसकी एनर्जी कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी जो जिसको हम रिकॉइलिंग एनर्जी का नाम दे रहे हैं, अगर तो वो कम है उस वक्त तो वो उस सरफेस को छोड़कर सराउंडिंग में चला जाएगा। अब जो हमारे पास वाई फ्रैगमेंट बचा है जिसको हमने डॉटर न्यूक्लियस का नाम दिया है, तो इसकी जो एनर्जी होती है इसको हम डायरेक्टली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर का जो मेथड है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द आवर टॉपिक, दिस वाज आवर टॉपिक। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।